नई उम्मीदें, नए सपने और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज रविवार का दिन है। हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी गौरव। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम बात करेंगे नए भारत की प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की, आर्थिक विकास की आपको झलक भी दिखाएंगे। खेल जगत में क्या कुछ हो रहा है वो भी हम आपको बताएंगे और कैसे आपकी सेहत इस गर्मी के मौसम में फिट रह सकती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की। बहुत खास खबरें हम आपके लिए समेट कर लेकर आए हैं, तो अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और शुरुआत करते हैं नया सवेरा की। और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो के बीच आज नई दिल्ली में होगी द्विपक्षीय वार्ता। ऊर्जा, व्यापार, निवेश समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की संभावना। पश्चिम बंगाल की फलता सीट पर हुई रीपोलिंग की मतगणना हुई शुरू। पुनर्मतदान में हुई थी बम्पर वोटिंग। मैदान से हटे थे टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान। गर्मी और लू की दोहरी मार से सामान्य जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने आज के लिए पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास ताबड़तोड़ फायरिंग। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध हमलावर को किया ढेर। घटना के वक्त अंदर मौजूद थे राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ शांति समझौते पर काफी हद तक हो चुकी है बातचीत। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना समझौते का हिस्सा बताया। और भारतीय एथलीट गुरिंदर वीर सिंह ने रचा इतिहास। फेडरेशन कप में 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी कर बनाया नया नेशनल रिकॉर्ड। और आइए अब एक एक करके खबरों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण खबर आज की जो है वो है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच आज नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में होने वाली है द्विपक्षीय बैठक। ऐसे में ऊर्जा, व्यापार, निवेश, महत्वपूर्ण तकनीक और लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने के तरीकों के अलावा दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया संकट और उसके आर्थिक प्रभाव, खासकर ऊर्जा आपूर्ति पर असर भी विचार विमर्श होने की इस पर संभावना है। विदेश मंत्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए भारत के 4 दिवसीय दौरे पर है। मार्को रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब करीब 5 हफ्ते पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 3 दिन की वॉशिंगटन डीसी यात्रा की थी और इस यात्रा का उद्देश्य अनिश्चितता और तनाव के दौर के बाद दोनों देशों के संबंधों को स्थिर करना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और मार्को रूबियो शामिल होंगे। रूबियो ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिकी दृष्टिकोण साझा किया। मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत वो आधारशिला है जिसके जरिए अमेरिका इंडो पैसिफिक को देखता है। ये रिश्ता सिर्फ क्वाड तक सीमित नहीं है, दोनों देशों के बीच काम करने की बहुत गुंजाइश है और हमारी नींव बहुत मजबूत है। तो डॉक्टर एस जयशंकर की आज मुलाकात अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से होने वाली है। नई दिल्ली में ये मुलाकात होने वाली है। Very productive meetings in this visit. India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific, and not just through the Quad, but bilaterally.
You see that in the $20 billion of Indian companies invested in the United States. You see it in their signing up for Pax Silica, but you also see it in the other opportunities we have to explore between two advanced economies. I know there's a lot of American interest in the corporate side in the United States, highly skilled labor, highly skilled workers here, production capabilities, and vice versa in the United States as well. So there's just so much for us to work on, and we have a very solid foundation. और वहीं मार्को रूबियो के भारत दौरे के बारे में साउथ एशिया एनालिस्ट माइकल कुगेलमैन ने कहा है कि रूबियो का भारत जाना यह दिखाता है कि यह अमेरिका चीन का मुकाबला करने के लिए साझेदारों और मित्र देशों के साथ काम करना जारी रखना चाहता है। It's only going to be possible for the U.S. and India to truly resume significant levels of strategic cooperation in the Indo-Pacific if there is assurance on the Indian side that the U.S. truly wants to work with India and other partners and other allies to counter China in the Indo-Pacific. As I said before, the fact that Rubio is in India to participate in the Quad Summit suggests that, that's a pretty strong signal from the U.S. that it wants to continue to work with partners and allies to counter China. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत यात्रा पर पूर्व भारतीय राजनयिक यशवर्धन कुमार सिन्हा ने कहा कि पिछले 1 साल या उससे ज्यादा 1.5 साल में हमारे रिश्तों में व्यवधान आया है और अब पूरा मुद्दा भरोसा बनाने का है। पिछले 1.5 साल में जो हुआ उसने रिश्ते में भरोसे को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई है। ये रिश्ता मेरी राय में भारत के लिए सबसे अहम रिश्ता है। His visit is very significant. Particularly in the India-US context, you're aware that in the last year or so, or even more, year and a half, there has been a disruption in our relationship, to put it mildly. And I think the whole issue now is of building trust. What has happened in the last 1.5 years has severely dented trust in the relationship. But I'm talking about India and Indians in this relationship, which in my opinion is the most consequential relationship for India and even for the United States, but certainly for India. और विशेषज्ञ रिचर्ड एम रूसो ने भारत अमेरिका के बीच बनते रिश्तों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका के बीच रिश्ता अब पिछले साल के मुकाबले स्थिर स्थिति में है। हम ठोस नतीजे देखना चाहते हैं। हम व्यापार समझौते को फाइनल होते देखना चाहते हैं। It is good to see that at least the relationship is on a little steadier footing right now than it was for most of last year. Last year with the visa fee imposition, the tariffs, the Russia tariffs, it just seemed like a lot of bad news coming mostly out of Washington that was worsening the relationship. But, you've had things kind of plateau and begin to improve a bit. India joining Pax Silica, getting a new 10-year defense agreement. Some of the tariffs have been removed. So I think at least we're on a bit of upswing, and I think Secretary Rubio is arriving with the ground a little more stable than it would have been if he'd done this maybe 6 months ago. But still, we want to see tangible outcomes. We want to see progress on getting the trade agreement across the finish line. और हमने देखा है कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में जो उथल पुथल रही है, लेकिन आपको यह बताते हैं हम कि जो हालिया चर्चाएं हुई हैं बहुत सारी, उसके प्रमुख बिंदु क्या रहे हैं, यानी कि कौन कौन से वो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दोनों देशों के बीच इस समय रिश्ते सुधरते और मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। क्वाड के जरिए मुक्त और सुरक्षित इंडो पैसिफिक पर जोर देना एक मुख्य बिंदु है भारत और अमेरिका रिश्तों के बीच। साथ ही भारत अमेरिका व्यापार समझौते और शुल्क विवादों पर चर्चा। बहुत समय से बात चल रही है कि ये जो व्यापार समझौता है भारत और अमेरिका के बीच, उसे अंतिम रूप कब दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। और इसके अलावा भी H-1B वीजा शुल्क वृद्धि से संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने की जो पहल है वो भी सामने आती हुई नजर आएगी। परमाणु ऊर्जा सहयोग विस्तार पर भी सहमति बनती हुई नजर आएगी।
इसके जो और ज्यादा सहमति है इसको बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं पश्चिम एशिया संकट और तेल बाजार स्थिरता पर चर्चा जो है वो संभावित है। ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था बचाने पर भी विचार विमर्श हो सकता है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और अहम पहल है। इसके अलावा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया जा सकता है। व्यापार समझौता करने पर सहमति हो सकती है जो दोनों देशों के लिए लाभकारी होगी। तो साफ तौर पर देखें तो बहुत कुछ यहां से निकलता हुआ नजर आएगा, और ये इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि जो आपसी रिश्ते हैं उनको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए जो कवायदे हैं वो तेज गति से जारी नजर आ रही है, और यही सब कुछ है जो आने वाले समय के लिए और ज्यादा जो बेहतर भविष्य है उसका निर्माण करता हुआ नजर आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो लगातार जो देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप का निमंत्रण जो है वो भी देखने को मिला है, और इसके अलावा बिल्कुल गौरव, ये क्या हुआ है कि मार्को रूबियो यहाँ भारत आए और भारत आने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, और आज उनकी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात है। और जो मुख्य बिंदु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आए वो ये आए कि मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि आप आइए अमेरिका, क्योंकि ट्रंप ने आपको निमंत्रण भेजा है। रूबियो ने ट्रंप का व्हाइट हाउस आमंत्रण सौंपा है, और साथ ही आपको बताएं कि निकट भविष्य में प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने का निमंत्रण यह मार्को रूबियो द्वारा दिया गया है कि ट्रंप ने उनको न्योता दिया है। वॉशिंगटन से भारत के लिए सकारात्मक रणनीतिक संदेश वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। किससे कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर दोनों देश मजबूत हो सकते हैं उस स्थिति में जब वैश्विक परिदृश्य में बहुत अनिश्चितता जुड़ी हुई हो, और साथ ही अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों का यात्रा करके आए हैं, और भारत अमेरिका संबंध मजबूत करने पर दोनों पक्षों का जोर यहां देखने को मिला है। और केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा उच्च स्तरीय जो कूटनीतिक संवाद बढ़ाने की जो प्रतिबद्धता है वो भी यहाँ पर दोहराई जाएगी। साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो इस तरह की जो बातें हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, और यही सब कुछ है जो लगातार हम देख रहे हैं कि दोनों देशों के जो पारस्परिक रिश्ते हैं उसको और ज्यादा मजबूत बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप की जो बातचीत साफ तौर पर जो देखेंगे तो ऐसे में 14 अप्रैल को फोन पर यह बातचीत हुई थी, और द्विपक्षीय संबंधों की जो समीक्षा है वो वहां पर की गई थी। रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की जो प्रतिबद्धता है उसको दोहराया गया, साथ ही सहयोग के सभी क्षेत्रों पर ये सार्थक जो चर्चा थी वो हुई थी। इसके अलावा संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति पर संतोष भी जताया गया था। तो ये जो अलग अलग पॉइंट्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, और इन पर लगातार हमने देखा है कि एक जो कम्युनिकेशन है वो लगातार बना रहा है, और इसी वजह से आज जो मौजूदा स्थिति है दोनों देशों की आपसी हितों को देखते हुए वो और ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यही सब कुछ है कि वैश्विक स्तर पर चुनौतियां चाहे कितनी भी हो, लेकिन जो मौजूदा हाल है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के लिए कुछ कहा तो कहा कि भारत में अगर कोई मेरा सबसे अच्छा दोस्त है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ऐसे में हमेशा से ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो कहा है कि अमेरिका भी उनका एक अच्छा दोस्त है। तो अब ये दोस्ती आगे कैसे बढ़ेगी, जब मार्को रूबियो यहाँ आए हैं तो बातचीत को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश का रुख करेंगे। अखिलेश, यहाँ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से रूबियो यहाँ आए और आज जो मीटिंग है और क्वाड को लेकर जो एक अहम बैठक होने वाली है, उससे पहले मार्को रूबियो ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है वो भारत और अमेरिका के बीच संबंधों का एक अहम स्तंभ है। ऐसे में क्वाड की बैठक से पहले जिस तरीके से तमाम विषय हैं जिसको लेकर ऊर्जा आपूर्ति हो, व्यापार हो या फिर निवेश को लेकर हो, कैसे दोनों देशों के रिश्ते तमाम उथल पुथल के बीच अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि अमेरिका के अंदर बैक टू द बेसिक्स जाने की बात शुरू हुई है, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, उन्होंने एक तरफा टैरिफ लगाना जब पूरी दुनिया पे शुरू कर दिया, उसमें भी चाहे वो क्वाड हो, भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, सभी देशों पे उन्होंने टैरिफ लगाया। और उस टैरिफ लगाने के बाद तकरीबन उन्होंने अपना जो पुराना समीकरण था, मतलब अमेरिका के जो पुराने समीकरण थे पूरी दुनिया में, उन सारे समीकरणों को उन्होंने एक तरीके से ध्वस्त कर दिया। उसके बाद वेनेजुएला का ऑपरेशन, उसके बाद ईरान पे हमला, ये सारी चीजें उन्होंने करके देख ली। राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात, और अब मार्को रूबियो जब आए हैं भारत, तो निश्चित तौर पे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में उनका प्रवेश हुआ है। वो यहाँ आए हैं, यहाँ वो आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगे। और उस कल जिस तरीके से हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मार्को रूबियो ने मुलाकात की, और जो संदेश दोनों तरफ से आए, प्रधानमंत्री की तरफ से भी और मार्को रूबियो की तरफ से भी, तो यह एक बात साफ साफ समझ में आ रही है कि एक अमेरिका के अंदर एक रियलाइजेशन बना है
कि जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसके साथ इस तरह का तफरका बनाकर चलेंगे तो अमेरिकी नीतियां जो है और जिसे वो अमेरिका फर्स्ट कहते हैं वह भी पूरी तरह से दुष्प्रभावित होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि मार्को रूबियो की यात्रा है इस मामले में काफी महत्वपूर्ण है, अमेरिकी रणनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें भी एक एलाई चाहिए, उन्हें भी अपना एक दोस्त चाहिए। और खास करके ट्रेड पर जिस तरीके से अमेरिका का जोर है और उस ट्रेड पर जो है $500 बिलियन का ट्रेड भारत के साथ होना है, मतलब 2030 तक उसे दोगुना हो जाना है, जो अभी तकरीबन $250 बिलियन है। भारत के कई जो उद्योगपति हैं वहाँ अमेरिका में निवेश करेंगे, तो इसके चलते मुझे लगता है कि अमेरिका के अंदर एक समझदारी विकसित हुई है। और आज जब विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मार्को रूबियो की मुलाकात होगी तो एक तरीके से कहे कि पिछले 1 साल से जो संबंध अमेरिका के थे उसमें जो उतार चढ़ाव देखने को हमें मिले, उन सारे चीजों की समीक्षा होगी और आगे का क्या रास्ता बनेगा उस रास्ते पर भी एक बात तय होगी। क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण चिंता भारत के अंदर है वो है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब आप समझ नहीं सकते कि अमेरिका का अगला कदम कल क्या होगा भारत के मसले पे। अमेरिका इंडो पैसिफिक जो नाम दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था अपने पहले जो टर्म था उनका, और वो इंडो पैसिफिक लग रहा था कि वो पूरी तरह अमेरिकी नीतियों के से बाहर चला गया। लेकिन अब लगता है कि फिर से वो इंडो पैसिफिक की महत्ता समझने लगे हैं, हिंद प्रशांत में किस तरीके से शक्ति संतुलन हो, व्यापार पर जो मोनोपोली है वो मोनोपोली चीन का खत्म हो, एक डाइवर्सिफाइड ट्रेड रिलेशन स्थापित हो। ये सारी चीजों पे मुझे लगता है कि चर्चा होगी आज बड़े विस्तार से विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ। और उस चर्चा के बाद जब परसों मिलेंगे क्वाड के विदेश मंत्रियों के साथ, 26 तारीख को दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक भी आयोजित है, तो क्वाड के विदेश मंत्रियों के साथ भी एक तरीके से पुराने रणनीति और जहां छूट गया था वहां से फिर आगे बढ़ने की बात तय होगी। तो एक बड़ा ट्रैजेक्टरी जो है मुझे लगता है कि दिल्ली से अमेरिका के विश्व नीतियों की फिर से शुरू होगी। और भारत के साथ जो संबंधों के अंदर जो थोड़ी सी खटास लग रही थी देखने में, वो खटास भी दूर होगी और आगे का रास्ता तय होगा। जी। ऐसे में अखिलेश, जो टैरिफ नीतियां लगातार हमने देखी थी बीच में जो बनती हुई नजर आई थी, क्या उनको लेकर भी जो ट्रेड है उस पर भी कोई असर पड़ता हुआ नजर आएगा, या यहाँ पर जो बातचीत के अंश हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है? हाँ, देखिए निश्चित तौर पे ट्रेड का जो एक रूट है भारत और अमेरिका के बीच में, वो ट्रेड रूट अलग है, उस पर बातचीत चल रही है। लेकिन निश्चित तौर पे जो नीतिगत मामले हैं जो ट्रेड से रिलेटेड, उन नीतिगत मामलों पे जरूर बात चर्चा होगी विदेश मंत्री एस जयशंकर से। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी कुछ बातें इस मामले में हुई है। ट्रेड की जहां तक बात है तो टैरिफ का जो हिस्सा है, अमेरिका के कोर्ट ने उस टैरिफ को बिल्कुल अवैध बता दिया है। तो वो जो दोनों बायलैटरल ट्रेड पर जब बात होगी तो बायलैटरल आधार पे किस तरीके का टैरिफ सिचुएशन रहेगा, अमेरिका किस तरह से टैरिफ लगाएगा, भारत किस तरह से टैरिफ लगाएगा। और इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि ऐसा कोई नन टैरिफ बैरियर न लगाए, मतलब जो एक होता है कि सेट शॉप में बनाकर आप सामान बेच रहे हैं तो उस पर हम ज्यादा टैरिफ लगाएंगे, क्लाइमेट सिचुएशन पे टैरिफ लगाएंगे, तो ये सब चीजें न लगे। तो इन सारी चीजों पर मुझे लगता है कि आज विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बड़े विस्तार से बात होगी। और इसके साथ अखिलेश, जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच मुलाकात हुई तो मार्को रूबियो ने ट्रंप का संदेश प्रधानमंत्री तक पहुंचाया, कहा कि ट्रंप ने न्योता दिया है, आपको निमंत्रण दिया है कि आप अमेरिका आएं। अब हम देख रहे हैं कि व्यापार समझौते को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। सभी की निगाहें इस समय इसी पे लगी हुई हैं कि वैश्विक परिदृश्य में जिस तरीके से अनिश्चितता है और अमेरिका ने जिस तरीके से टैरिफ लगातार लगाए हैं, ऐसे में व्यापार समझौते को कब अंतिम रूप मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण जो अमेरिका के लिए आया है उसके क्या मायने हैं? देखिए उसके दो मायने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मायने हैं उसके। देखिए एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात एक बार हुई, वो भी वाशिंगटन डीसी में ही हुई थी। लेकिन उस मुलाकात के बाद चीजें बहुत चीजों में उतार चढ़ाव देखने को मिला और उस बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट की रूपरेखा तय हुई है। ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल नहीं हुआ है, उसके क्या क्या कंटूर्स होंगे, क्या क्या खास बातें होंगी, इन सब चीजों पे और ज्यादा बात करने की जरूरत है ताकि उसको फाइनल किया जाए। और निश्चित तौर पे अमेरिका और भारत के बीच का जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो काफी महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिए। और ट्रेड रिलेशंस में जो अड़चने हैं
वो अड़चने लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब बात होगी डोनाल्ड ट्रंप की, जिसके लिए उन्होंने आमंत्रण दिया है प्रधानमंत्री को, उनका लिखित आमंत्रण आया है प्रधानमंत्री के लिए, मार्को रूबियो ने उसे सौंपा है, तो वो जो फाइनल उसके जो कंटूर्स होंगे, जहां जहां अड़चने होंगी, और निश्चित तौर पे इस तरह की अड़चने जब होती हैं जिसमें कि दोनों देश के अपने अपने हित को महत्वपूर्ण माना जाता है और उस हितों का कोई नुकसान न पहुंचे, इस पर बात अंत में राष्ट्राध्यक्ष ही तय करते हैं। तो वो जो फाइन प्रिंट्स है उसके ट्रेड के जो अड़चने हैं, उन फाइन प्रिंट्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब बात होगी तो उन फाइन प्रिंट्स को तय किया जाएगा और उसके बाद मुझे लगता है कि वो ट्रेड जो निगोशिएशन है उसे फाइनल रूप दिया जाएगा। लेकिन इस बीच में जो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड में अड़चन आई थी, खास करके टैरिफ को लेके, तो वो मुझे लगता है कि आज जब विदेश मंत्री से बात होगी तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। चलिए, तो इस पर नजर बनाकर रखेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है और ऐसे में जब ट्रेड डील होगी तो देखना होगा कि क्या कुछ और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, जो दोनों देशों के लिए आगे बढ़ने के लिए, दोनों देशों के जो पारस्परिक संबंध हैं उनको और ज्यादा प्रगाढ़ बनाता हुआ नजर आता है। इस पर हम सभी की निगाहें लगातार बनी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। रुकेंगे आज छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे कोलकाता के फाल्टा। वहां किस तरीके से मतगणना का दौर जारी है, क्योंकि एक फाल्टा सीट थी जिस पर मतदान जो है वो फिर से हुआ है और उस पर अब मतगणना होगी और आंकड़े सामने आएंगे। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। मसाला होए छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर आज वोटों की गिनती हो रही है। काउंटिंग सुबह 8 बजे से डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय में शुरू हो चुकी है। जल्द ही शुरुआती रुझान आने शुरू भी हो जाएंगे। काउंटिंग हॉल में 20 टेबल पर 21 राउंड में मतगणना जो है वो संपन्न होगी। 21 मई को यहां शांतिपूर्ण रीपोलिंग हुई थी। इस बार इस सीट पर 88.13% की बम्पर वोटिंग हुई है। इससे पहले वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में यहां 87.20% की वोटिंग हुई थी, जो वर्ष 2024 में यह आंकड़ा 84.07% रहा था। वहीं प्रत्याशियों की बात करें तो इस सीट पर भाजपा के देबांशु पांडा ने चुनाव लड़ा है, तो वहीं टीएमसी की तरफ से जहांगीर खान को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले उन्होंने अपने कदम वापस खींच लिए थे। हालांकि नियमों के अनुसार नाम वापस लेने की अंतिम तिथि निकल जाने के कारण ईवीएम में उनका नाम शामिल था। आपको बता दें कि पहले 29 अप्रैल को इस सीट पर वोटिंग हुई थी, लेकिन इस दौरान कई तरह की गड़बड़ियों की शिकायत चुनाव आयोग को मिली, जिसके बाद इस सीट पर हुए मतदान को रद्द कर दिया गया और 21 मई को दोबारा वोटिंग कराई गई। ऐसे में इस सीट पर आने वाले नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हैं। और इस समय हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए पश्चिम बंगाल से। सौरभ का रुख करेंगे। सौरभ, आज का दिन फाल्ता सीट के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पुनर्मतदान यहां हुआ है, काउंटिंग इस समय चल रही है। किस तरीके से अभी उस काउंटिंग चल रही है और कब तक नतीजे आने के संभावना है? भावना गौरव, देखिए दोपहर तक ये पता चल जाएगा कि फलता का सीट आखिरकार वहां पर कमल खिलता है या फिर नहीं। क्यों ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि जहांगीर खान जो वोट के 48 घंटा पहले ही उन्होंने नाम हटा लिया था। उनका नाम ईवीएम में था, लेकिन वो खुद हट गए थे और देखा गया था कि रिपोल जिस दिन हुआ था 21 तारीख को, वो 285 जो पोलिंग बूथ थे वहां पर एक भी टीएमसी के पोलिंग एजेंट नहीं थे और पूरे जो माहौल जो था, कहीं ना कहीं जाके वहां पर जो वोटर्स जो थे वो कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि पुष्पाराज खत्म हो गया है। उनका जो माहौल, उनका जो खुशी थी चेहरे पर, उसी दिन वो देखने को मिला था। तो आखिरकार ये देखना होगा जब फलता जो पिछले 2021-2024 में भी डायमंड हार्बर के लोकसभा सांसद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के
भतीजे अभिषेक बनर्जी को जिस सीट से 1 लाख से भी ज्यादा वोट का लीड मिला था, वो फलता इस बार असल में उसका चुनाव क्या होता है, क्योंकि वहां पे भयमुक्त चुनाव हुआ है, निष्पक्ष चुनाव हुआ है। तो अब जाके पता चलेगा कि आखिर में असल में फलता में कौन कितना पानी में था, वो अभी सामने आएगा। बिल्कुल सौरभ, ये तो नजर आ ही रहा है। और ऐसे में ये भी देखें, क्योंकि टीएमसी का इसे गढ़ भी माना जाता है, तो ऐसे में जिस तरह से अभी जो मौजूदा स्थिति है, साफ तौर पर वो कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए बैकफुट पर जाने वाली है। इसके अलावा क्या क्या विकल्प अभी बचे हुए हैं टीएमसी के पास कि अगर इस तरह की स्थितियां होती हैं तो अपना ही गढ़ छोड़ देना, ये कितनी बड़ी उनको बैकफुट पर लाकर खड़ा करता है? इसके क्या मायने हैं राजनीति को अगर देखें तो? गौरव, देखिए, जब से नतीजे निकले 4 मई के बाद से आज 24 तारीख हो गया, 20 दिन हो गया, और इस 20 दिनों में अगर आप देखेंगे तो टीएमसी खेमा पूरी तरह से बिखरा हुआ है, चाहे वो राज्य की राजनीतिक स्थिति हो या फिर कोलकाता कॉरपोरेशन की जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है। हर जगह पे देखा जा रहा है कि टीएमसी के जो काउंसिलर्स है, टीएमसी के जो मेंबर्स थे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, वो रास्ते पे दिख नहीं रहा है, या तो वो इलाके से गायब हो चुके हैं, और जिनके तरफ से जिनके खिलाफ वो एक्सटॉर्शन का मामला था, गुंडाई का मामला था, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुका है। कल रात भी समीम अहमद, आपको याद होगा कि हावड़ा के शिवपुर में बमबारी हुआ था। समीम अहमद, जिनके घर से माटी के नीच में जिनको घर ऐशो आराम के जो नजारे दिखने को मिला था, वो समीम अहमद कल मुंबई से ट्रांजिट रिमांड में लाया गया है शिवपुर में। कोलकाता पुरसभा के और एक कॉर्पोरेशन के और एक काउंसिलर सुदीप पोल्ले, वो कल गिरफ्तार हुए हैं। ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेशंस और म्युनिसिपैलिटी बॉडीज हैं जहां पर गुंडाई का, एक्सटॉर्शन का मामला था इनके खिलाफ। उनके चलते एक के बाद एक काउंसिलर, एक के बाद एक जो उनके जो पॉलिटिकल जो मेंबर्स थे, वो अरेस्ट हो रहे हैं, जिनके खिलाफ पहले से कंप्लेंट था। तो इसके चलते फिर भी ममता बनर्जी जब बैठक बुलाती है तो देखा जाता है कि वहां पर आधे से भी ज्यादा लोग आते नहीं है। लास्ट जो बैठक कालीघाट में वहां पर देखा गया 26 काउंसिलर्स नहीं आए। कॉर्पोरेशन में एक प्रोटेस्ट हुआ तो वहां पर 40 काउंसिलर्स नहीं आए। फिर आगे देखेंगे जो विधायकों का जो हुआ, विधानसभा में 80 विधायक है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के घर के लिए, सिर्फ मौजूद है 18 एमएलए। तो ये जो छवि है कहीं ना कहीं जाके टीएमसी खेमा जो है, और ऐसे स्थिति में अभिषेक बनर्जी जिनकी गढ़ में आज ये रिजल्ट आने वाला है, वो तो अपना जो टेम्परमेंट है वो खुले में अपना टेम्परमेंट लूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी नोटिस भेजा गया है, उनका जो घर का जो इलीगल पोर्शन है। तो कहीं ना कहीं जाके जो कार्रवाई शुरू हुआ है, जो कानूनी व्यवस्था, तो बिल्कुल साफ तौर पर लग रहा है कि टीएमसी के अंदर खाने में अब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और क्योंकि एक बहुत बुरी हार हुई है, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि टीएमसी के जो नेता हैं उसमें भी कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि फलता सीट पर अब सभी की निगाहें कि क्या यहाँ पर मतगणना जब जारी है तो नतीजे क्या निकल कर आएंगे। सौरभ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आरजी कर से जुड़ा हुआ भी एक बड़ा अपडेट है जो आपसे जानना है, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए नया सवेरा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोलकाता के आरजीकर रेप और मर्डर मामले के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने निलंबित डॉक्टर अभीक डे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ गंभीर आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही उनके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले को लेकर भी अलग जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
डॉक्टर अभीक डे पहले बर्धमान मेडिकल कॉलेज में आरएमओ रह चुके हैं। फिलहाल कोलकाता में IPGMER में जनरल सर्जरी के इन सर्विस PG ट्रेनी हैं। डॉक्टर अभिषेक डे को पिछले साल 5 सितंबर को पश्चिम बंगाल सर्विस रूल्स 1971 के तहत सस्पेंड कर दिया गया था। बंगाल सरकार के अधिसूचना में कहा गया है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि डॉक्टर अभीक डे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। ऐसे में सरकार ने यह भी कहा है कि सर्विस कोटा के जरिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में हुए दाखिले की अलग से जांच कराई जाएगी। दरअसल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना के बाद डॉक्टर अभीक डे जांच के दायरे में आए थे। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही प्रदेश में कई फैसले लिए जा रहे हैं, जिसमें अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पिछली ममता सरकार के बकरीद पर छुट्टी वाले फैसले को भी कल बदल दिया। दरअसल पिछली सरकार में बकरीद पर 2 दिन की छुट्टी मिलती थी, पर अब इस साल 28 मई को मनाए जाने वाले ईद अल अजहा के त्योहार पर सिर्फ 1 दिन का अवकाश होगा। इसका मतलब छुट्टी सिर्फ 28 मई को होगी। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सौरभ का एक बार फिर से रुख करेंगे। सौरभ, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि आरजीकर मामले के जो जख्म है अभी तक भरे नहीं है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का प्रदर्शन देखा गया था उसके बाद, लेकिन अभीक डे जिनको सस्पेंड कर दिया गया था, विभागीय जांच यहाँ शुरू हुई और शुभेंदु अधिकारी की सरकार लगातार फैसले पर फैसले कर रही है। देखिए, अभीक डे वो शख्स है जिसके खिलाफ एक टर्मिनोलॉजी क्रिएट करने का आरोप है, वो है थ्रेट कल्चर। मेडिकल कॉलेजेस जितने भी थे, कोलकाता के पश्चिम बंगाल के जितने भी मेडिकल कॉलेज थे, वहां पे अंदर में थ्रेट कल्चर चलता था। ये थ्रेट कल्चर क्या है? ये थ्रेट कल्चर है कि आप अगर अभीक डे जैसे लोगों के पक्ष में हो तो आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, आपको ड्यूटी में आने की जरूरत, आपको अच्छी पोस्टिंग मिलेगा। अगर आप MBBS पढ़ रहे हो तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, जब एग्जाम होगा तब आप खुले में चिट कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं, CC कैमरा घुमा दिए जाएंगे। और फिर भी आपको जब आप MBBS के बाद जब आप स्पेशलाइजेशन करोगे तो एकदम प्रीमियर इंस्टीट्यूट में आपका पोजीशन पक्का, और आपको सब्जेक्ट भी उम्दा सब्जेक्ट आपको मिलेगा। सबसे जो सब्जेक्ट सबको मिलता नहीं है, जैसे अभीक डे को आप देख लीजिए, उनको IPGMER SSKM, जिसको बंगाल का राज्य सरकार के तहत जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट माना जाता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसमें उनको दाखिला मिल गया था हिसाब से। तो ये साल, और साथ ही साथ अभीक डे के खिलाफ संदीप घोष के वो करीबी थे, और उस दिन मौके वारदात पर उनका क्या, वो कहाँ थे, इस पर बड़ा सवाल था। सबसे बड़ा सवाल ये उठा था कि वो जो सेमिनार हॉल जहां से वो डेड बॉडी रिकवर हुआ था, वहां पर अभीक डे की प्रेजेंस मौजूद थी, क्योंकि जब फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची थी तब वहां पर वो थे, उनको देखा गया था। और इसी को चलते तब की जब पुलिस आधिकारिक थे, जैसे विनीत गोयल CP थे, इंदिरा मुखोपाध्याय DC थे, वो अभीक डे को डिफेंड किए थे। इंदिरा मुखोपाध्याय अभी सस्पेंड है, उनके खिलाफ भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग शुरू हो गया, और अभी अभीक डे के खिलाफ भी जो सस्पेंशन बहुत दिनों से चल रहा था मूवमेंट के। देखिए सौरभ, ये तो देखा जा रहा है कि लगातार इसमें जो कार्रवाइयां हैं वो आगे बढ़ रही हैं, जांच भी आगे बढ़ रही है। ऐसे में जब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शुभेंदु सरकार आई है, लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। बकरीद की छुट्टी पर भी जो फैसला लिया गया है उसके क्या मायने निकल कर सामने आ रहे हैं? क्योंकि साफ तौर पर पहले 2 दिन की छुट्टी और अब उसको 1 दिन, तो इस तरह के जो बदलाव है उससे क्या पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है उसकी तस्वीर भी बदलती हुई नजर आएगी, क्या लगता है? देखिए, बंगाल में किसी समुदाय के लिए ममता बनर्जी ने बाय 1 गेट 1 फ्री एक ऑफर चालू किए थे। आपको आप 1 दिन की जगह 2 दिन छुट्टी मिलेगा। DA मिलता नहीं था, छुट्टी मिलती थी। ये जो बकरीद के दिन ममता बनर्जी की सरकार ने 2 दिन छुट्टी घोषित किया था, तभी ये सवाल उठा था कि जिस दिन आपका रिलीजियस सेरेमनी है उस दिन आप छुट्टी दे रहे हो, ठीक है, लेकिन 1 दिन एक्स्ट्रा क्यों? लेकिन तब सवाल उठते थे, लेकिन जवाब कोई नहीं देता था, जवाबदेही नहीं होता था। अब नया सरकार आया है तो इन सारी बातों में भी काम चल रहा है कि वर्किंग जो डेज हैं उनको बढ़ाया जाए, जो कम जो दिवस हैं उनको बढ़ाया जाए।
छुट्टी की जो संस्कृति बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने चालू किया था उसको रद्द किया गया है और इसी के चलते बकरीद भी जिस दिन बकरीद है उस दिन छुट्टी दिया गया है, जिस दिन नहीं है वो छुट्टी खारिज कर दिया गया है। तो तुष्टीकरण का राजनीति नहीं चलेगा, ये और एक बात साफ किया है। बिल्कुल, क्योंकि पूरे देश में जब एक दिन की छुट्टी है तो पश्चिम बंगाल में अलग से नीतियां क्यों, और यही सवाल लगातार उठता रहा है और इसीलिए शायद अब की बार शुभेंदु सरकार जो है वो ज्यादा बड़े एक्शन फॉर्म में नजर आ रही है, तभी ये सब जो बड़े बदलाव की बड़ी तस्वीर है वो नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में इस समय लू का प्रकोप है, कहाँ क्या डिग्री सेल्सियस चल रहा है, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान। अरे चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हीट वेव की। दरअसल देश के तमाम इलाकों में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने बताया कि पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना में अगले 2 से 3 दिनों तक लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज भी राजधानी दिल्ली में लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान की बात करें तो 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। हालांकि कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना है। दिन में तेज सतही हवाएं चलेंगी। और वहीं राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर शनिवार को भी जारी रहा। जैसलमेर में अधिकतम तापमान 45.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राज्य के अधिकांश शहरों में पारा 41 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में आज से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है और राज्य के कुछ क्षेत्रों में लू और कहीं-कहीं भीषण लू चलने की संभावना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। मौसम विभाग ने अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो 26 और 27 मई के लिए कुछ हिस्सों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। उन क्षेत्रों की बात करें तो ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिलों में इसका असर देखने को मिल सकता है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले कुछ दिन में राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान भी जताया गया है। और वहीं मौसम विभाग ने ओडिशा में 28 मई तक लू की स्थिति जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा है कि झारसुगुड़ा, संबलपुर और बोलांगीर जिलों के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है, जबकि बोलांगीर जिले के कुछ स्थानों पर रात में भी गर्मी रहने का अनुमान है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप है और इस समय हमारे संवाददाता दिल्ली से उर्मिलेश जुड़ गए हमारे साथ। उर्मिलेश, अगर राष्ट्रीय राजधानी की बात करें तो भीषण गर्मी से अभी तो लग रहा है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के से जुड़ता हुआ कि दिल्ली में अभी भीषण गर्मी जारी रहेगी, और अगर आज के तापमान की बात करें तो क्या तापमान आज रह सकता है और लू के प्रकोप से बचने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। और बात अगर मौसम की करें तो जैसे आपने भी दर्शकों को बताया है कि पूरे देश भर के अगर मौसम की बात करें तो उत्तर भारत में जो मौसम विभाग ने बताया है कई हिस्सों में जो है लू जो है रहेगी, गर्म हवाएं चलेंगी। साथ ही जो हीट वेव की अगर बात की है मौसम विभाग ने तो वहीं बात की जाए तो दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में जो है बारिश की बात जो है मौसम विभाग ने की है। हालांकि मौसम विभाग ने खुशखबरी ये भी दी है कि अगले 3 से 4 दिनों में जो बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी से जो है मौसम जो है बारिश का जो बरसात का जो सीज़न है वो आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर से धीरे धीरे जो है मौसम में परिवर्तन होगा। लेकिन बात अगर आज की जाए तो आज देश
के उत्तर भारत के कई हिस्सों में जो है गर्मी भरा दिन रहेगा और इसमें जो है दिन में खासकर जो है घर से बाहर अगर कोई अत्यंत काम ना हो तो बाहर ना निकले। बच्चों और बुजुर्गों की खास हिदायत दी गई है। पानी पिएं, सिर को जो है ढक के चलें, साथ ही जो है लू से बचें। लू से बचने के लिए सिर में टोपी या कपड़ा रखें जिससे कि लू न लगे। अगर बात की जाए तो उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में अगर गर्मी की कहर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की तरफ और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए और पंजाब के कुछ हिस्सों की बात की जाए तो जो है सीवर वेव की बात की है मौसम विभाग ने। अगर इस बात की जाए उत्तराखंड और हिमाचल की, तो जैसे आपने भी दर्शकों को बताया कि हिमाचल के कई हिस्सों में जो है येलो अलर्ट की बात की है। वहीं बात की जाए पूर्वोत्तर की तो बारिश की संभावना की है। ऐसे में कहा जा सकता है दिल्ली और एनसीआर में शनिवार को हालांकि जो है हल्की पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो है जो मौसम विभाग ने कहा है कि तेज जो है धूल भरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी हुई है, उससे कहीं राहत तो मिली है लेकिन ये राहत जो है टेम्परेरी थी, कुछ क्षण के लिए थी। आगे आने वाले दिनों में जो है तापमान है वो तापमान जो है सामान्य से 2 से 3 डिग्री और अधिक बढ़ने की संभावना है। जी उर्मिलेश, सफदरजंग जो मौसम विभाग है उसके पूर्वानुसार। गौरव और संध्या। ठीक है उर्मिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। अब लखनऊ लिए चलते हैं। विकास सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विकास, उत्तर प्रदेश का क्या हाल है और प्रशासनिक जो अमला है वो किस तरह की तैयारियां कर रहा है कि लोगों को बचाने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर प्रशासनिक अमले की तरफ से की गई हैं? लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों का क्या हाल है? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो एक बार फिर से कल बांदा सबसे ज्यादा पारा रहा। 46 डिग्री टेम्परेचर बांदा रहा। इसके साथ साथ 46 डिग्री टेम्परेचर प्रयागराज में रहा और तमाम सारे जिले, चाहे वो झांसी हो, वाराणसी हो, प्रयागराज हो, भदोही हो, मिर्जापुर हो, जौनपुर हो, इन सभी जगहों पर आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में 54 जनपदों में लू का अलर्ट है, लेकिन पश्चिम के कुछ जनपदों में 24 जनपदों में आंधी के साथ बौछारें पड़ने के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि वहां संभावना है। हालांकि उससे बड़ी राहत नहीं होने वाली है क्योंकि कल से नौतपा लग रहा है और अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही समीक्षा की थी। उन्होंने निर्देश जारी किए गए थे कि मौसम का अलर्ट जनपद मुख्यालय तक तो जाए, दूर गांव तक भी पहुंचाया जाए, इसके लिए व्यवस्थाएं की जाए। साथ साथ सभी जनपदों में जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो भी अस्पताल हैं, उनको अलर्ट मोड पे रखा जाए कि हीट वेव के शिकार लोगों के लिए तत्काल वहां पर इलाज की सुविधा उपलब्ध रहे, वहां पर कोल्ड रूम बनाए जाए। इन सभी चीजों के मद्देनजर तैयारियां की जाए और साथ साथ बिजली विभाग की भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक लेने वाले हैं। कल शाम को सरकार की तरफ से एक कार्रवाई भी की गई थी जिसमें गाजियाबाद और मेरठ के एक्सीजन को सस्पेंड किया गया था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जब भीषण गर्मी पड़ रही है तो आम लोग परेशान हैं तापीस से और उसमें बिजली की बहुत जरूरत होती है। अगर विद्युत कटौती ज्यादा हो गई तो आदमी बेहाल हो जाता है। ऐसे में विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, पीने के पानी के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी क्षेत्र में पानी की कमी ना होने पाए। साथ साथ किसी भी प्रकार का विभागीय सामंजस्य बना रहे, इसके लिए राहत आयुक्त कार्यालय को भी निर्देश दिया है कि उनका विभाग भी जिला प्रशासन के साथ समन्वय बना के रखे, किसी भी प्रकार की जो सूचनाएं हैं उनको सही से प्रसारित किया जा सके। साथ साथ अगर कोई हीट वेव ठीक है विकास, तो ये देखा जा रहा है कि योगी सरकार लू के प्रकोप से बचने के लिए तमाम तैयारियां कर रही है। यहाँ अभी फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से उत्तर भारत, मध्य भारत और अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो गर्मी से राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। ऐसे में गर्मी से बचाव के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें और जो बताए गए हैं उपाय उनका पालन जरूर करें। दिल्ली से उर्मिलेश और उत्तर प्रदेश से विकास, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले में गंभीर मुगलान के डोरी माल क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का एक संयुक्त ऑपरेशन जारी है और इस क्षेत्र में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। जब संयुक्त टीमों ने तलाशी अभियान चलाया तो आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई शुरू की। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कड़ी कर दी है ताकि आतंकवादी भाग ना सकें। मौके पर अतिरिक्त जवानों को भेजा गया है और वरिष्ठ अधिकारी अभियान की निगरानी कर रहे हैं। यह एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, लिहाजा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाने के लिए हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले तो ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि
सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। लेकिन अभी जो है ये यहाँ पे टेररिस्ट वर्सेस सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच जो है इनकाउंटर शुरू हो चुका है। काफ़ी सारे चैलेंजेस जो है इनको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी घना जंगल है। उसी के चलते इंडियन आर्मी ने और जितनी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है इन्होंने एयर सर्विस का भी जो है सहारा लिया। काफ़ी टाइम तक जो है 2 चॉपर जो है इसी पूरे घने जंगल में घूमते रहे और पैराग्वे कमांडो जो है इस घने जंगल के अंदर है। सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है और अभी कुछ टाइम पहले फायरिंग की आवाज़ भी हमें सुनाई दी थी। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमें उम्मीद है और हमें ये लगता है कि जितना जल्दी हो सके ये इनकाउंटर खत्म हो। डर का माहौल तो होता ही है, जैसे कोई टेररिस्ट का नाम सुनता है, लेकिन लोगों में उम्मीदें जागी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इस एरिया में कॉर्डन ऑफ कर चुकी है। लोगों को उम्मीद है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ही जो है उन लोगों को बचा सकती है इस टेररिस्ट से। जंगल में पीछे 3-4 धमाके भी हुए हैं, उसकी वजह से बच्चे डरे हुए हैं काफ़ी घर में। तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, फौज हमारी है हमारे साथ, हमें कोई डरने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्सेस तो जगह जगह चप्पे चप्पे पे है। 2 रफ्त गाड़ियों की बंद है, अभी वो पूरा का पूरा बंद है। लोग पैदल चलते हैं। सर्च ऑपरेशन बड़ी तेजी से चल रहा है। आइए नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं समाचार पत्रों में की और समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रमुख और दिलचस्प खबरों की हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट में। और आइए पहली खबर का रुख करते हैं। अगर आप वंदे भारत ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, और नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दिए, क्योंकि आपका समय बचेगा। आपका समय बड़ा कीमती है, उसको ध्यान में रख के रेल मंत्रालय ने एक बड़ी यहाँ पर जो पहल है वो दिखाई है। क्या है इस खबर में, आपको बता दें कि ट्रेन की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा पर दौड़ाने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिना नए कॉरिडोर तेज दौड़ेंगी वंदे भारत ट्रेन। इससे क्या होगा, 40% तक आपका समय बचेगा और इसके अलावा 3 लाख करोड़ रुपए से बदलेगा रेलवे का बुनियादी ढांचा। लगातार हम देख रहे हैं कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बदलाव की ओर लेकर जा रहा है और वहां पर नई जो चीजें हैं, नई तकनीकें हैं और साथ ही साथ किस तरह से लोगों को ज्यादा सुविधा मिले, इस पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। और आपको यह भी बता दें कि मल्टी ट्रैकिंग का काम पूरा होने के बाद प्रमुख रेल मार्गों पर 4 लाइनें हो जाएंगी और इनमें 2 लाइन पूरी तरह से सिर्फ वंदे भारत और अमृत भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी और इन लाइनों पर कोई मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेनें नहीं आएंगी। शेष जो 2 लाइनें बचेंगी उस पर धीमी गति वाली ट्रेनें चलेंगी। तो इससे जो आपका सफर है वो आरामदायक तो रहेगा ही, साथ ही साथ और तेज गति से आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित की गई है और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी खबर है। जब सीबीएसई ने एक नया रूल यानी कि त्रिभाषा फॉर्मूला 3 लैंग्वेज रूल जो कक्षा 6 से इसी सत्र से लागू होने जा रहा है, ये नया नियम, और ये नया नियम ये कहता है कि त्रिभाषा यानी कि R3 लैंग्वेज 3 को लागू करने की विस्तृत रूपरेखा जारी कर दी जा चुकी है। ये व्यवस्था साल 2026-27 यानी इसी सत्र से कक्षा 6 से लागू होगी। बोर्ड के अनुसार इसका उद्देश्य छात्रों को मल्टी लैंग्वेज यानी कि बहुभाषिक क्षमता का विकास सुनिश्चित करना है और साथ ही ये सुनिश्चित करना है कि कम से कम 2 भारतीय भाषाओं का छात्र अध्ययन जरूर करे। और अगली खबर जो हमारी है वो ट्रंप प्रशासन की नई ग्रीन कार्ड नीति को लेकर है और हम आपको बता दें कि अमेरिकी सांसदों और आवेदन के पैरोकारों ने ट्रंप प्रशासन की नई ग्रीन कार्ड नीति की जो कड़ी आलोचना है उसको लेकर भी अपनी बात रखी है और आप कुछ इसमें देखेंगी। और इसका खबर यह है कि भारत की जो मेजर अभिलाषा है उनको मिलने जा रहा है मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार। यह है क्या पुरस्कार, ये एक खास पुरस्कार है जो मेजर को मिलने जा रहा है और ये एक प्रमुख खबर है। आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर जो है वो गर्मी से जुड़ी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि लू का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो ये लू का प्रकोप है वो मस्तिष्क और आंखों पर ज्यादा असर डाल रहा है। चिकित्सकों ने ये सावधानी बरतने की सलाह दी है कि गंभीर सिरदर्द हो सकता है, आपको चक्कर आना हो, भ्रम हो, बेहोशी जैसे लक्षणों के मामले बढ़ रहे हैं और देश का भीषण लू का प्रकोप इस समय जारी है देश में। और डॉक्टरों के मुताबिक अगर ये जो लू का जो तापमान है वो उच्च तापमान तक रहता है तो आपके जो शारीरिक स्वास्थ्य है उस पर असर पड़ सकता है, खासकर आंखों और मस्तिष्क पर। तो अगर आज की कुछ समाचार पत्रों की बात करें तो ये मुख्य खबरें हैं जिन्हें आज के कुछ समाचार पत्रों में के अलग अलग पन्नों में प्रकाशित की गई है। और आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है एक दिन एक उत्सव में आपके लिए खास। एक दिन एक उत्सव में आज खास यह है कि हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत सराज घाटी में आयोजित ऐतिहासिक कुताह मेला श्रद्धा, परंपरा और लोक संस्कृति का अनूठा संगम है।
ऐसे में मेले में दूर दूर से आए लोग स्थानीय रीति रिवाजों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। देखिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र के सराज में कुथाह मेला आस्था, संस्कृति और व्यापार का प्रमुख केंद्र है। देवी देवताओं की पारंपरिक उपस्थिति और भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू होने वाला ये 7 दिवसीय मेला स्थानीय लोगों की गहरी धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक है। 7 दिवसीय यह मेला 30 मई तक चलेगा। स्थानीय देव परंपरा से जुड़ा यह मेला श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। पारंपरिक वेशभूषा में लोग मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं और लोक कला और सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश कर रहे हैं। मेले के दौरान देवताओं की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। लोक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। स्थानीय लोग बताते हैं कि कुथाह मेला सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि सराज घाटी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाता है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं, ताकि मेले का अनुभव सुरक्षित और सहज हो। कुथाह मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपराओं को जीवित रखने का एक जीवंत उदाहरण भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस की सुरक्षा जांच चौकी के पास अधिकारियों पर गोलीबारी करने वाले एक व्यक्ति की सुरक्षा कर्मियों की जवाबी कार्रवाई में मौत हो गई है। यूएस सीक्रेट सर्विस ने बयान में कहा है कि प्रारंभिक जांच के अनुसार हमलावर पूर्वी समयानुसार शाम 6 बजे के कुछ देर बाद एक जांच चौकी के पास पहुंचा। उसने अपने बैग से हथियार निकाला और वहां तैनात अधिकारियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। सीक्रेट सर्विस के अनुसार अधिकारियों ने जवाबी गोलीबारी की, जिसमें आरोपी घायल हो गया। उसने बताया कि आरोपी को क्षेत्र के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई। इस दौरान एक राहगीर को भी गोली लगी है, लेकिन कानून प्रवर्तन के एक अधिकारी ने कहा है कि ये स्पष्ट नहीं है कि वो संदिग्ध द्वारा शुरू में चलाई गई गोलियों से घायल हुआ या अधिकारियों द्वारा की गई गोलीबारी से। वहीं व्हाइट हाउस में शनिवार को मौजूद पत्रकारों ने कई गोलियों चलने की आवाज सुनाई देने की सूचना दी और उन्हें संवाददाता सम्मेलन कक्ष के भीतर जाने को कहा गया। जानकारी के अनुसार गोलीबारी की घटना के समय राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार अमेरिका और ईरान समझौते पर पहुंचने के काफी करीब है। जल्दी इस समझौते की आधिकारिक घोषणा होगी और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने पर इस समझौते का हिस्सा होगा। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में शनिवार रात विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा फैल गई। हजारों लोग शहर के केंद्र में इकट्ठा होकर राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के खिलाफ चुनाव और सुधार की मांग कर रहे थे। पूर्वी कोंगो गणराज्य में हिंसा और असुरक्षा इबोला वायरस के नियंत्रण में बाधा डाल रही है। स्वास्थ्य मंत्री सैमुअल रोजर कंबा ने कहा है कि हिंसा के कारण राहत टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचने में मुश्किल हो रही है। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं नया सवेरा में मौसम की।
इसी के साथ नया सवेरा में वक्त आ गया है आपसे अनुमति लेने का, लेकिन जाने से पहले हर बारी की तरह हम आपको छोड़ के जाते हैं कुछ खास झलकियों के साथ। गौरव। बिल्कुल, कंबोडिया के सालाना समारोह की एक झलक आपको दिखाते हैं जिसमें लोग बारिश, शांति और समृद्धि के लिए एक अलग अंदाज में प्रार्थना करते हैं। आप उठाइए इन तस्वीरों का लुत्फ। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।